वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आगे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। उसमें बीट्स है, इंटरफेरेंस है, स्टेशनरी वेव्स है, वो सारे इसी से ही रिलेटेड हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जो सारे फिनोमिनास हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाई नंबर ऑफ वेव्स देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि अगर किसी मीडियम के पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा वेव्स आ रही हैं तो उनका सभी पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। तो हम अगर उनका टोटल एम्पलीट्यूड निकालना चाहेंगे तो सारे पार्टिकल का जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है उसको सम अप करेंगे तो आपके पास एक लार्ज वेव बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड द रिजल्टेंट वेव। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, ये ज़रा एक वेव है, वेव नंबर 1 इसका एम्पलीट्यूड y1 है, ये वेव नंबर 2 इसका एम्पलीट्यूड y2 है। और जब ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y बन जाएगा, दैट्स इक्वल टू दी y1 प्लस y2, y1 एंड y2 का सम, दैट इज कॉल्ड दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, एक यानी कि दो पार्टिकल y1 से ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल y2 से ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल y3 से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा वो टोटल का सम जो है वो दैट विल बी दी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेव, दैट्स कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं जो आंसर आता है वो हमारा रिजल्टेंट है, और दो नंबर्स को ऐड करना या माइनस करना दैट्स कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे हम यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं, द एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, यानी कि दो वेव्स का एम्पलीट्यूड है, अगर हम उसको जो है वो एड अप कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। ठीक है जी। इफ़ द टू वेव्स क्रॉसेज ईच अदर हैव द अपोजिट फेज, अगर दो वेव्स आपस में इस तरह से मैच कर रही हैं कि एक का एम्पलीट्यूड अपवर्ड है और दूसरे का जो है वो एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड है, तो इसका एम्पलीट्यूड प्लस, इसका एम्पलीट्यूड माइनस, यहाँ पे देखिए ये प्लस एम्पलीट्यूड है जितना भी है, और ये क्या है, ये माइनस एम्पलीट्यूड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ये आपके पास कोई रिजल्टेंट वेव नहीं आएगी, दैट विल बी द that will be also called the superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ पे दोनों माइनस हो रहे हैं, तीन फिनोमिनाज हैं। इफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन दैट विल बी द इंटरफेरेंस। इफ टू वेव्स हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड द बीट्स। इफ द टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दैट विल बी स्टेशनरी वेव, और इसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तीन कंडीशंस हैं। अगर दो वेव्स हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है या फेज़ उनका सेम है, तो वो अगर आपस में ऐसे मिलेंगी तो दैट विल बी द इंटरफेरेंस। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और उनका जो वेव है उनकी वो भी डिफरेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी स्लाइटली डिफरेंट है लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो फिर वो बीट्स कहलाएंगी। बीट्स एक ऑल्टरनेटिव वेरिएशन होती है साउंड की, वो हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स है व्हेन टू वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव। भी इस चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने ये वाली सारी चीज़ें देखी थी। हमने इंटरफेरेंट इंट्रोडक्शन वेव्स का देखा था, स्पीड ऑफ साउंड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी पढ़ चुके हैं, और ये इंटरफेरेंस का टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इंटरफेरेंस क्या होती है? सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव हैविंग द सेम फेज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट रिजल्ट विल बी इंटरफेरेंस। यानी कि अगर दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। अब देखिए बच्चे, ये आपके पास एक टायर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये टायर रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टायर बेसिकली क्या है कि एक ये मोशन, एक्चुअली ये सुपरपोजिशन है ऑफ द टू मोशन, दो मोशन का सुपरपोजिशन है। किस किस का? एक्चुअली जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का सुपरपोजिशन है। तो ये एक एग्जांपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे ये ज़रा देखिएगा, एक ये साहिब है,
जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक ये साहब हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये से वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये से वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये यहाँ पे दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। और इसी तरह ये वाली आपके पास 3 लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पे 3 लाइट्स आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये एक स्पीकर है और ये स्पीकर है और ये एक स्पीकर है। इस स्पीकर से और इस स्पीकर से, दोनों स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये आपके पास जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे दोनों स्पीकर की वेव्स, ये ज़रा देखो, ये सारा यहाँ पे दोनों स्पीकर की वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह एक ये स्पीकर है, एक ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड वेव निकल रही हैं, यहाँ पे दोनों आपस में मिल रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस होगा। इसका भी क्रस्ट है, इसका भी क्रस्ट है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस बनेगा। इसी तरह इसका ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, और दोनों ट्रफ मिलेंगे तो यहाँ पे एक लार्ज ट्रफ बनेगा। और इसी तरह ये एक देखो, ये पानी है, यहाँ पे ये देखो, ये पानी के अंदर इसने 2 पत्थर फेंके हुए हैं, इसकी वेव्स और इस पे ये वेव, दोनों वेव्स यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। ये जहाँ पे 2 वेव्स आपस में मिलती हैं तो उस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंटरफेरेंस की 2 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि अगर 2 वेव्स की आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि देखो ये, अब इसमें देखो बच्चे, अब ये इसका क्रस्ट है, इसका भी क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, इसका ट्रफ है, कहीं पे भी देख लीजिएगा इसका क्रस्ट है, इसका क्रस्ट है। तो अगर दोनों का क्रस्ट को मैच करेगा, ट्रफ ये देखो ये वाला ट्रफ है और इसका भी नीचे ट्रफ है, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड एड अप होके एक लार्ज वेव देंगे, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर देखें ये इसका क्रस्ट है और इसका क्या है, इसका क्रस्ट है और इसका ट्रफ है, इधर देखिए ये ट्रफ आ गया और इसका क्रस्ट आ गया, ये आपस में मिलेंगे, ये देखो उल्टे मिल रहे हैं, ये भी उल्टे मिल रहे हैं, और एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट कोई वेव नहीं आएगी, दैट कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये वाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये देखो आपके पास ब्लू और ग्रीन दोनों क्रस्ट को मिल रहे हैं, ट्रफ यहाँ पे देखो क्रस्ट को मिल रहे हैं, ट्रफ को मिल रहे हैं, तो ज़्यादा दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होके ये रिजल्टेंट लार्ज वेव देगी, ये भी एक रिजल्टेंट लार्ज वेव देगी। और इसी तरह नीचे उल्टा है बेटा, ये आपके पास देखो, ये अब ग्रीन जो है वो क्रस्ट है और ब्लू का क्या है, ट्रफ है, इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कोई वेव नहीं आएगी। इसी तरह ये एक वेव जा रही है और ये आपके पास इसी तरह ये वेव जा रही है, जब ये वेव इसको जाके सुपरपोज करेगी तो ये ग्रीन वाली एक लार्ज वेव जनरेट होगी। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, उसी के मतलब सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ऑडियो जनरेटर है जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, ये उसका जो है वो पावर एम्पलीफायर है, ये 2 स्पीकर हैं, एक ये स्पीकर है और एक ये स्पीकर है। अब ये मैंने डिफरेंट पॉइंट लिए, ये पॉइंट P1 और ये P2, P3, P5 लिखना था, यहाँ पे P5 है। अब मुझे फिर ये एक माइक रखा हुआ है जो कि साउंड डिटेक्ट करता है, ये देखो ज़रा मैं माइक लगाया हुआ है, ये भी साउंड डिटेक्ट कर रहा है मेरी। तो अब यहाँ पे मैंने स्पीकर रखा, देखा CRO के ऊपर इस तरह की CRO वेव फॉर्म डिस्प्ले करती है, इस पे मैंने रखा CRO के ऊपर इस तरह की वेव फॉर्म आ रही है। इसका मतलब है कि लाजमी पॉइंट P1 के ऊपर कौन सी हो रही होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। अब मैंने माइक को P2 पे रखा, देखा कोई वेव नहीं आ रही, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कोई वेव नहीं आ रही, इस पॉइंट पे यहाँ पे वेव आ रही है। फिर माइक को उठा के मैंने P3 पे रखा तो देखा वेव आ गई है, P4 पे नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अगर P1 और P3 पे वेव आ रही है तो लाजमी तौर पे यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी, कंस्ट्रक्टिव, और P2 और P4 पे अगर वेव नहीं आ रही तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अब हमने ये चेक करना है कि पॉइंट P1 पे, अभी हमने देखा कि पॉइंट P1 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, पॉइंट P1 और P2 इन दोनों में यहाँ पे जो वेव आपस में आ रही हैं दोनों की लंबाइयों में कितना फ़र्क है, कि ताकि वो हमें बताएगा कि अगर 2 वेव की लंबाइयों में कितना फ़र्क हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कितना फ़र्क हो तो, जैसे देखो पॉइंट P1 स्पीकर के करीब है, स्पीकर के दूर है,
तो इन दोनों की लंबाइयों में जो फ़र्क है उसको हम पाथ डिफरेंस या वेवलेंथ डिफरेंस भी बोलते हैं। अब देखिए बच्चे, आगे क्या है कि इसकी कंडीशंस हैं कि जब भी दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो अगर उनके दरमियान पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा, मतलब कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही होंगी, या पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो हमेशा कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। या उसमें जनरल कंडीशन n लैम्डा। और फेज पाथ डिफरेंस या अगर एंगल लेंगे तो 1 लैम्डा बच्चे जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 लैम्डा 2 मल्टीप्लाई 360, 3 लैम्डा 3 मल्टीप्लाई 360, तो अगर ये एंगल इतना और ये पाथ डिफरेंस इतना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है कि जब भी दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलेंगी तो वो कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे? कि अगर उनके दरमियान वेव लेंथ में जो फ़र्क है वो आधा लैम्डा होगा, 3.5 लैम्डा होगा, 5.5 लैम्डा होगा, तो वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। ये उसकी जनरल कंडीशन है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 0 1 2 3, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये आएगी, 1 पुट करोगे तो ये आएगी, तो इसी तरह। और आधा लैम्डा जो है वो 180 फेज डिफरेंस होता है। 180 और 3 मल्टीप्लाई 180, 5 मल्टीप्लाई 180। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस हैं और ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे ये आपकी बुक में एक डायग्राम है, मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है, तो ज़रा देखिएगा। तो अब हमने पीछे भी कहा कि पॉइंट P1 के ऊपर कौन सी कंस्ट्रक्टिव। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये स्पीकर से वेव आ रही है। ये आपके पास दो क्रस्ट का दरमियानी डिस्टेंस जो होता है ना वो 1 लैम्डा होता है, ठीक है। और ये जो डॉटर लाइन है ये रेयर फैक्शन को शो कर रही है। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो आधा लैम्डा, ठीक है, ये आधा लैम्डा। तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4.5। इधर से देखिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, यहाँ से देखिए 3 लैम्डा, और यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 3.5। यहाँ पे देखिए 4.5 यानी कि 4.5 लैम्डा लंबाई है वेव की, और यहाँ पे 3.5 लैम्डा। तो ज़रा देखना बच्चों, तो डिफरेंस कितना आया? लैम्डा आएगा। तो ये एक डॉटेड और एक बोल्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस हाफ लैम्डा, दो बोल्ड लाइन के दरमियान लैम्डा है, दो डॉटेड लाइन के दरमियान भी लैम्डा। तो ये देखो, इसका मतलब है कि P1 के ऊपर जो दोनों स्पीकर से वेव की लंबाइयों में फ़र्क है वो कितना आया? 1 लैम्डा। तो इसका मतलब है कि P1 के ऊपर कौन सी इंटरफेरेंस होने जा रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो जिन जिन पॉइंट के दरमियान दो वेव की लंबाइयों में फ़र्क हमने पीछे पढ़ा, ये वाला देखो फ़र्क अगर 1 लैम्डा आ जाए, 2 लैम्डा आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव, आधा लैम्डा आ जाए, 3.5 लैम्डा आ जाए, 5 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इसी तरह ये इंटरफेरेंस है और इसकी दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। इसमें बच्चे कोई भी बात समझ नहीं लगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था और इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात समझ लगी तो देखते रहिएगा आपका अपना चैनल इजी फिज़िक्स विद न्याज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।